हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करोगे। हम लोग अब चलेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सीरीज पे और इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 9। चैप्टर 9 का संबंध है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स से और हम लोग इस सीरीज में चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर 9 से जुड़ा हुआ हर एक रिलेवेंट पॉइंट, हर एक सब सेक्शन में कहा गया बात को भी मैं आपको बताऊंगा और मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको एक बार में बात समझ में आए। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है, बने रहना है और अपने पास दो चीज रखना है। हमेशा जब भी आप लेक्चर देखो मेरा तो अपने पास दो चीज जरूर रखो। एक तो बेयरट रख लो अपने पास और दूसरा नोटबुक रखो। जो भी बातें मैं आपको बताता हूं वो आप उसको लिखो ताकि आपको एक बार बात जाए दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जाए और कभी नहीं निकले। एक बार में बात याद हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। और अगर आप बिहार एपीओ के तैयारी में हो तो आप बड़े ध्यान से लेक्चर को देखो क्योंकि सीआरपीसी से क्वेश्चन बनता है और ये जो आज का जो टॉपिक है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आम लोग हैं जिनके खिलाफ या जिन्होंने मेंटेनेंस का मुकदमा कोर्ट में किया है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का बटन है, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला बात हमको पढ़ना कैसे है, तो पहले हम उठाएंगे सबसेक्शन 1 क्या कहता है। तो सबसेक्शन 1 बड़े ध्यान से देखिए, हमको कैटेगराइज करना है कि किसको मेंटेन करना है, किस पे लायबिलिटी है मेंटेनेंस का और किसका राइट है टू बी मेंटेन्ड, किसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ सबसेक्शन 1 में, पर शब्द को भी पकड़िए। कहता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। यहां कंफ्यूज नहीं होना इस बात से कि सर यहां पे तो ही इस्तेमाल हो रहा है शब्द, ही का मतलब तो जो मेल होता है वही इंक्लूड होता है इस ही के अंतर्गत। ऐसा नहीं है क्योंकि जेंडर शब्द को सीआरपीसी में तो डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन पैनल कोड में डिफाइन किया गया है। पैनल कोड में जो जेंडर शब्द को आप देखोगे सेक्शन 8 तो जो ही डेरिवेटिव होता है उसके अंतर्गत मेल के साथ साथ फीमेल कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं। क्योंकि जो शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है सीआरपीसी में उसका अगर हमको मतलब देखना है तो उसके लिए हमको पैनल कोड को देखना पड़ता है। ये आप नोट करो, इसलिए हम लोगों ने पैनल कोड का यहाँ पर जिक्र किया। तो यहाँ एनी पर्सन का मतलब क्या, मेल भी और फीमेल भी आ जाते हैं। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा नंबर पॉइंट, अब आगे देखो क्या करता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मींस है उसके बावजूद भी वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेनेंस देने से, भरण पोषण करने से। किनका, तो देखिए पहला अपने वाइफ का जो खुद को मेंटेन करने में असक्षम है। दूसरा उसके लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट बच्चे जो माइनर है उसको मेंटेनेंस करने में नेग्लेक्ट या रिफ्यूज कर रहा है, वो माइनर चाइल्ड जो खुद को मेंटेन करने में सक्षम है। या तीसरा उसके लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जो मेजर है। और यहां पे जिस लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड का बात किया जा रहा है उसके अंतर्गत मैरिड डाउटर नहीं शामिल है। मतलब जो मेजर है और वो मैरिड है, फीमेल कैटेगरी में है, उसकी शादी हो चुकी है तो वो मांग नहीं कर सकती है। तो तीसरा नंबर जो कैटेगरी के लोग हैं उसमें आ रहे हैं, फिर से रिपीट करते हैं, बहुत जरूरी समझना। लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसने मेजोरिटी अटेंड कर लिया है मैरिड डाउटर को छोड़ के, लेकिन वह खुद को मेंटेन करने में असक्षम है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक या मानसिक रूप से ग्रसित है, एबनॉर्मल है या इंजर्ड है, इसलिए। चौथा, अगर व्यक्ति खुद के माता या पिता को मेंटेन करने में नेग्लेक्ट या रिफ्यूज करता है, वो माता पिता जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग उस व्यक्ति के खिलाफ दायर होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर इस बातों से सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो मेंटेनेंस ऑर्डर जारी करेगी। अब जो रेट ऑफ मेंटेनेंस होगा ये कोर्ट निर्धारित करेगी। दैट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निर्धारित कर देगा किस रेट पे मेंटेनेंस अलायंस दिया जाना है, किस व्यक्ति को दिया जाना है, यह भी मजिस्ट्रेट तय करेगी और मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में बदलाव कर सकती है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां पर जो रेट है मेंटेनेंस अलायंस का ये छोड़ दिया है मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशनरी पावर पे।
लेकिन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2001 के पहले तक, ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2001 के पहले तक ये था कि मेंटेनेंस अलाउंस जिस रेट पे मिलेगा वो 500 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 2001 में संशोधन हुआ क्योंकि समय बदला, सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति बदली, उसको देखते हुए 2001 में संशोधन हुआ और रेट ऑफ मेंटेनेंस तय करने का पावर मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया और मजिस्ट्रेट अब मेंटेनेंस अलाउंस तय करता है परिस्थिति को देखते हुए, जो पिटिशनर रिस्पोंडेंट है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए और बहुत सारे क्राइटेरिया जिसको देखते हुए मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस अलाउंस तय करती है। तो ये हो गया सबसेक्शन 1 से इतनी बातों की जानकारी। लेकिन अभी भी कुछ छूट रहा है, वो क्या है ये देखो, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को अंत तक देखो, बात एकदम क्लियर रहेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अगर आपसे कभी भी मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ सेक्शन 125 से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर पूछा गया, आप आसान तरीके से सिंपल वे में जवाब दे दोगे क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखिए यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ सफिशिएंट मींस का। सफिशिएंट मींस का मतलब क्या? एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त पैसा है, क्या हम तब कहेंगे कि उसके पास सफिशिएंट मींस है मेंटेनेंस करने के लिए? मेंटेनेंस करने के लिए पैसा क्या एक क्राइटेरिया हो जाता है तय करने में कि वो उसके पास सफिशिएंट मींस है लेकिन वो नेग्लेक्ट या रिफ्यूज कर रहा है मेंटेनेंस करने में इन लोगों को? तो यहां पे जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं वो यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास 2 हाथ है 2 पैर है, वो एबल्ड है कि वो कमा सकता है और उस कमाए हुए पैसे से अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को मेंटेन कर सकता है, तो यहां पे उस व्यक्ति के खिलाफ भी मेंटेनेंस ऑर्डर जारी होगा और उस व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट कहेगी कि आप कमाओ, आपके पास सफिशिएंट मींस है। आप इस बात का प्ली नहीं ले सकते हो कि आपके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, आप बेरोजगार हो, नहीं, आपके पास 2 हाथ 2 पैर, आप कमा सकते हो, दैट मींस आप एबल्ड हो और आप तब नेग्लेक्ट करते हो, रिफ्यूज करते हो मेंटेनेंस करने में, तो आपके खिलाफ जारी होगा मेंटेनेंस ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करो। और जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था वो आप नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है राय बेरी बेहरा वर्सेस मगनराज बेहरा का केस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे लिखा हुआ भी है, आप नोट करो, राय बेरी बेहरा वर्सेस मगनराज बेहरा का केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बातों को कहा था। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोविजो फर्स्ट का। प्रोविजो फर्स्ट कहता है कि अगर कोई मैरिड फीमेल है जो माइनर है और उसकी शादी हो चुकी है और जिस लड़के से शादी हुई दैट मींस उसका हस्बैंड जो है वो उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है कि वो उसको मेंटेन कर सके, अपनी वाइफ को मेंटेन कर सके। यहां वाइफ मींस टू से वो माइनर फीमेल जो मैरिड हो चुकी है और उसका हस्बैंड के पास तो सफिशिएंट मींस है नहीं, तो वो अनेबल है उसका हस्बैंड उसको मेंटेन करने में, तो वो माइनर फीमेल मैरिड क्या करेगी? वो किससे मेंटेनेंस मांगेगी? वो अपने फादर से मेंटेनेंस मांग सकती है। यहां लायबिलिटी फादर का हो जाएगा, फादर को मेंटेन करना होगा। तो ये हो गया प्रोविजो फर्स्ट से इतनी बातों की जानकारी। दोस्तों मैं फिर कहता हूं आपसे कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको बात समझ में आती है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं प्रोविजो 2 क्या कहता है। प्रोविजो 2 में प्रावधान है इंटरिम मेंटेनेंस का, मतलब जब तक मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चलेगा इस दरमियान भी जो इंटरिम मेंटेनेंस है, जो इंटरिम मेंटेनेंस का मांग किया जा सकता है। और यहां पे जो आपको बात समझना है वो यह है कि यहां जो इंटरिम मेंटेनेंस का मांग किया जा रहा है इसके लिए एप्लीकेशन फाइल होगा। तो एप्लीकेशन जो इन चारों में कोई भी एक व्यक्ति, इन चारों में ए से लेकर डी तक में कोई भी इंटरिम मेंटेनेंस का मांग कर सकता है। दैट मींस कि जब तक मेंटेनेंस प्रोसीडिंग चल रहा है तब तक भी हमको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस मिलना चाहिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। तो इंटरिम मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन है फाइल हो सकता है, प्रोविजन नंबर 2 कहता है। साथ ही साथ इंटरिम मेंटेनेंस के साथ साथ जो भी खर्च होगा मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में वो भी मांग कर सकता है, इसके लिए एप्लीकेशन फाइल होगा। और जो प्रोविजन 3 है वो यह कहता है
कि उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कितना दिन के भीतर हो जाना है, तो उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल 60 दिन के भीतर होना आवश्यक है। तो 60 दिन कब से? जब इस एप्लीकेशन के संबंध में नोटिस रिस्पोंडेंट को मिला है, जिस डेट को, उस डेट से 60 दिन के भीतर, 60 डे के भीतर उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना आवश्यक है। तो ये हो गया प्रोविजन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन में दो शब्द को बड़े ध्यान से समझिए। इसमें माइनर को परिभाषित किया गया है। माइनर का मतलब क्या? तो कहता है माइनर का मतलब वह व्यक्ति जिसने इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत अभी तक 18 वर्ष प्राप्त नहीं किया है। जिस व्यक्ति का एज 18 वर्ष से कम है वो माइनर है। और वहीं दूसरी ओर वाइफ शब्द को भी परिभाषित किया गया है। वाइफ का मतलब होता है सिर्फ जो शादीशुदा, जो मैरिड है वुमेन, वही वाइफ नहीं, जिसने तलाक अपने हस्बैंड से ले लिया है या जिसको उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया है, वो भी वाइफ के कैटेगरी में आती है और वो मेंटेनेंस का मांग अपने हस्बैंड से कर सकती है। ये ध्यान देना आप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मान लीजिए सबसेक्शन 1 के तहत मेंटेनेंस ऑर्डर जारी हो गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो ये मेंटेनेंस ऑर्डर कब से एग्जीक्यूट होगा, कब से मेंटेनेंस मिलने लगेगा? तो जिस डेट को ऑर्डर जारी हुआ है उस डेट से और मेंटेनेंस मिलेगा। या फिर अगर मजिस्ट्रेट ऐसा कोई निर्देश देती है कि नहीं, जिस डेट को पिटीशन फाइल हुआ था मेंटेनेंस का, उस डेट से मिलना चाहिए मेंटेनेंस, तो उस डेट से भी मिलेगा। ये मजिस्ट्रेट तय करती है। तो ये हो गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 पे है दोस्तों। उसके पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, आपको अगर समस्या, अगर आप लॉ स्टूडेंट है, कोई ये समझ नहीं आता है कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाए लॉ को, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक समस्या जो आपको है आप मुझसे शेयर करो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इसलिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। आप मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा और फेसबुक पेज दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करो और मुझे वहां फॉलो करो। और अगर आप स्पेसिफिकली जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस ग्रुप से भी जुड़ो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आइए पॉइंट पे बात करते हैं सबसेक्शन 3 का। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस ऑर्डर जारी हुआ और वह व्यक्ति अगर मेंटेनेंस ऑर्डर देने से इनकार करता है, उस ऑर्डर का अवहेलना करता है, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका 2 परिणाम हो सकता है। पहला कि जो भी उसने मेंटेनेंस अलाउंस नहीं दिया है उसको रिकवर्ड किया जाएगा। रिकवर्ड किया जाएगा किस तरीके से? माना जाएगा कि उस व्यक्ति पे अगर फाइन इंपोज होता और फाइन जिस तरीके से रिकवर्ड होता है उसी प्रकार वो मेंटेनेंस अलाउंस का अमाउंट रिकवर्ड होगा। तो आपको यह समझना है कि अगर व्यक्ति पे फाइन इंपोज हुआ, वो फाइन नहीं देता है, तो उस फाइन को कैसे रिकवर्ड किया जाता है, क्या प्रोविजन इसके संबंध में, क्या प्रोसीजर है। तो इसके लिए आपको देखना है सीआरपीसी का सेक्शन, नोट करो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी का सेक्शन 421 और 422 एक साथ पढ़ना पड़ता है। दोनों का सर्कमस्टेंस अलग अलग है, लेकिन मूलतः फाइन रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो 421 और 422 में है सीआरपीसी। उस प्रकार ही जो मेंटेनेंस अलाउंस है रिकवर्ड किया जाएगा। इसके संबंध में मजिस्ट्रेट वारंट इशू करती है फॉर रिलीविंग सच अमाउंट। अब मजिस्ट्रेट जो वारंट इशू करेगी ये तब तक नहीं करेगी जब तक मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि जिस डेट को मेंटेनेंस अलाउंस ड्यू हुआ था उस डेट से 1 साल के भीतर उस मेंटेनेंस अलाउंस को रिकवर करने के संबंध में पिटिशनर ने अप्लाई किया है या नहीं। यह कहता है आपको प्रोविजो सबसेक्शन 3 का फर्स्ट। तो ये तो हो गया पहला परिणाम कि अगर मेंटेनेंस अलाउंस नहीं दिया गया पर्सन के द्वारा, तो दूसरा क्या उसके साथ हो सकता है, उसको कारावास भी हो सकता है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, 30 दिन का इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो ये दूसरा परिणाम है जो उसको भुगतना पड़ेगा अगर उसने मेंटेनेंस ऑर्डर का अवहेलना किया तो। अब प्रोविजो सेकंड में आते हैं सबसेक्शन 3। हर एक बात जानिए आप। प्रोविजो 2 कहता है, प्रोविजो सेकंड सबसेक्शन 3 का, कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड से अलग रहते हुए भी, सेपरेट रहते हुए भी मेंटेनेंस का मांग कर सकती है।
बस वाइफ को इस बात से सेटिस्फाई करना होगा मजिस्ट्रेट को कि उसके पास उचित कारण है अपने हस्बैंड से अलग रहने का। तो इस ग्राउंड पे भी मजिस्ट्रेट वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर जारी करेगी। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसके साथ मतलब दैट मींस कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहती है या नहीं रहती है। सेपरेट रहने का कोई उचित कारण बताना होगा वाइफ को, तभी जाके और मजिस्ट्रेट उससे सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसको और थोड़ा एलोबरेट करता है, इंटरप्रेट करता है। जो सबसेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि अगर हस्बैंड कॉन्क्यूबाइन के साथ रहता है, मिस्ट्रेस के साथ रहता है, तो ये एक उचित कारण बनता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहे। दूसरा कि अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो यह भी एक ग्राउंड बन जाता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से, फर्स्ट वाइफ इस केस में अपने हस्बैंड से अलग रह के मेंटेनेंस का मांग कर सकती है और हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यह हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आगे आते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 4 का। सबसेक्शन 4 कहता है कि किस किस ग्राउंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके अगेंस्ट मेंटेनेंस केस दर्ज हुआ है और फॉल्स मेंटेनेंस केस दर्ज हुआ है, तो यह भी आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसेक्शन 4 बताता है कि किस किस ग्राउंड पे वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है, दैट मींस कि वाइफ मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो सबसेक्शन 4 कहता है कि पहला ग्राउंड कि अगर वाइफ एडल्टरी में है, उसका किसी से नाजायज संबंध है, तो इस ग्राउंड पे वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है। दूसरा कि अगर वह अपने हस्बैंड को बिना किसी उचित कारण के छोड़ के रहती है तो इस ग्राउंड पे वो हकदार नहीं है मेंटेनेंस का। तीसरा कि अगर वाइफ और हस्बैंड म्यूचुअली आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग है तो यह भी एक ग्राउंड है कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया सबसेक्शन 4। अगर सबसेक्शन 5 में हम लोग आते हैं तो सबसेक्शन 5 मिलता जुलता प्रोविजन ही है सबसेक्शन 4 से, लेकिन सबसेक्शन 5 कहता क्या है ये जानो। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर जिस वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर जारी हो चुका है सबसेक्शन 1 के तहत 125 का सीआरपीसी, उस मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है मजिस्ट्रेट। अगर हस्बैंड मजिस्ट्रेट को इस बातों से सेटिस्फाइड कर दे जिन बातों का जिक्र अभी जस्ट हम लोगों ने सबसेक्शन 4 में किया है, दैट मींस कि उसकी वाइफ एडल्टरी में है या म्यूचुअली दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं या फिर बिना किसी उचित कारण के वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, तो इस ग्राउंड पे अगर मेंटेनेंस ऑर्डर जारी हो भी गया है तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। यही बताता है सबसेक्शन 5। लास्टली दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक केस को हम लोगों ने देखा, रायबेरी बेहरा वर्सेस मगनराज बेहरा का। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो केस लॉ है, जब भी बात मेंटेनेंस प्रोसीडिंग का आएगा, मेंटेनेंस केस का आएगा, तो इस केस को भी आपको नोट करना है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का। रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो सेक्शन 125 है वो सभी व्यक्ति पे, कि सभी धर्म के व्यक्ति पे इक्वली अप्लाई होता है। धर्म रुकावट नहीं बन सकता है सेक्शन 125 सीआरपीसी के एप्लीकेबिलिटी पे। सेक्शन 125 जिस प्रकार हिंदुओं में एप्लीकेबल है उसी प्रकार मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल है, उसी प्रकार क्रिश्चियन पे भी एप्लीकेबल है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने समझाई थी इस केस में। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो दोस्तों। आ चुका लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया 125 सीआरपीसी चैप्टर 9 और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया हर एक पॉइंट, हर एक सबसेक्शन में जो बातें कही गई है उसको मैंने तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करी। किस प्रोविजन में क्या कहा गया है ये भी मैंने आपको बताया। जो रिलेवेंट केस लॉज हैं वो भी मैंने आपको बताया। मैं दोस्तों फिर कहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, बात समझ में आती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, आप स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो प्रोविजन बच गया चैप्टर 9 का 126, 27, 28, तो इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।